हेलो एवरीवन। आज के स्पेशल वीडियो में बात करते हैं कि क्या ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो अच्छा खासा तेजी में है, क्या ये महंगे हो गए हैं? और अगर हमको आज इनमें से किसी स्टॉक में एंट्री करनी है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द वीडियो व्हिच आई रिकॉर्डेड पहले, जहाँ मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पीएसयूज़ के अंदर में पोजीशन बना सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन से पीएसयूज़ हैं जिसमें बना सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पहले समझते हैं कि हैं क्या? और अभी अगर आप मार्केट में कोई एक अवधि के लिए आए हैं, विल डिस्कस दैट कि आप किस अवधि के लिए आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये चर्चा करेंगे। हो सकता है कि कुछ चर्चा आपको रिपिटिटिव लगे, तो प्लीज़ आप मतलब बुरा मत मानिएगा बिकॉज़ क्या होता है कि जो चीज़ मैं जानता हूँ, जो मैं जिसको लेके मैं काम करता हूँ, मैं वही आपके सामने बात करता हूँ। देखिए, मैं किसी और का कंटेंट तो सुन के और अपनी भाषा में उसको रिकॉर्ड तो करता नहीं हूँ। मेरा तो आदत वो है कि जो मुझे आता है वही मैं ठीक से बताऊँ, बार-बार बताऊँ ताकि आप एक्चुअल में प्रॉपर्ली एटलीस्ट जो मुझे आता है उसको आप सीख सकें। बाकी अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आप करें, नहीं यूज़ करना है तो नहीं करें। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें रिपिटेटिव लग रही हों, थोड़ी बोरिंग भी लग रही हो, तो अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं मेरा चैनल, किसी ने फ़ोर्स नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर आप बार-बार एक ही बात सुनेंगे ना तो हो सकता है ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो आपका ट्रेन हो जाए, जैसा कि मैं अपने आप को ट्रेन करता हूँ। तो चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की बात करते हैं। सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ कौन होते हैं? सिंपल सा डेफिनिशन है, जिस एंटरप्राइज़ के अंदर में गवर्नमेंट का 50% 51% के से ज़्यादा का स्टेक हो, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में माना जाएगा। सिंपल सा है, गणित है, करेक्ट? तो अगर मैं लिस्ट देखूँ कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में गवर्नमेंट जो स्टेक लेती है, वो किसके नाम पे लेती है? गवर्नमेंट जो स्टेक लेती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे लेती है। तो अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिस्ट देखूँ, तो इतने सारे स्टॉक है, जिसके अंदर में गवर्नमेंट का स्टेक है। जैसे केआईओसीएल है, जिसमें 99% स्टेक है, पंजाब एंड सिंध बैंक 98%, एलआईसी 96%, इंडियन ओवरसीज बैंक 96%, यूको बैंक 95% एंड सो ऑन। एक आप बात देख रहे होंगे, इंटरेस्टिंग है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट का बहुत हाई स्टेक रहता है। इसका मतलब उल्टा तरीका से देखें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के अंदर में फ्री फ्लोट जो है, जो कि प्रमोटर माइनस जो स्टेक होता है, वो कम होता है। उसके कारण क्या होता है, मार्केट में शेयर कम है। ये सब मैंने बात पुराने वीडियो में भी बोली थी, बट रिपीट कर रहा हूँ तो करने दीजिएगा दोस्तों। तो ये जब गवर्नमेंट के स्टेक कम होने के गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होने के फ्री फ्लोट कम होने के कारण जिन स्टॉक्स के अंदर में पोटेंशियल दिख रहा है फ्यूचर में, देखिए पोटेंशियल 2 तरीके से, एक है पास्ट कैसा रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है और एक है फ्यूचर कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो रहा है क्या उस सेक्टर के अंदर में, उस कंपनी के अंदर में कि आने वाले साल में बहुत ग्रोथ होगा। तो अगर हम आज की डेट में ये डिसाइड करने बैठे हैं ना कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या होगा, उस डिसीजन के अंदर में सबसे बड़ा रोल आता है कि क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कार्य किया है उस कंपनी के लिए या उस सेक्टर के लिए जो उस डोमेन के अंदर में जो कंपनीज इन्वॉल्व्ड है वो ग्रो करेंगी। जैसे रेलवे के अंदर में एक थीम आई थी, डिफेंस के अंदर में थीम आई थी, वाटर के अंदर में थीम आई थी। तो ऐसे कई थीम्स है जो गवर्नमेंट ओरिजिनेट करती है और कहीं न कहीं गवर्नमेंट का ओरिजिनेशन के कारण जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो इस थीम को अडॉप्ट करके एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर बनती है, डेफिनिटली उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे शिप बिल्डिंग जिसके अंदर में मज़गाँव और ये सब जो कंपनीज़ है, कोचिन शिपयार्ड ये कितना अच्छा की है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अंडरटेक किया, जिसका बेनिफिट ये सबको मिला। तो जब हम किसी भी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ की बात करते हैं, तो उसको स्टैंड अलोन हमको कभी भी जज नहीं करना चाहिए। हमको ओवरऑल एक पिक्चर बनानी चाहिए उसके अराउंड में कि क्या ये कंपनी कुछ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन आ रहा है जिसका बेनिफिशियरी होगी। अगर वो है, तभी तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ चल रहा है तो और चलता जाएगा। और अगर वैसा नहीं है और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ चल रही है, तब डेफिनिटली एक क्वेश्चन मार्क है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के रूप में देखता हूँ आला एलआईसी। अब एलआईसी का जो मार्केट शेयर है, वो कम होता जा रहा है। हमें पता है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, एलआईसी का कम होता जा रहा है। तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कर दिया अभी जिसके कारण एलआईसी के स्टॉक के अंदर में मेजर इम्पैक्ट होना चाहिए फंडामेंटली? आंसर इज़ नो। जितना कि मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि एलआईसी के स्टॉक में फंडामेंटली तेज़ी आनी चाहिए। तो तेज़ी क्यों आ रही है? क्योंकि फ्री फ्लोट कम है
और स्टॉक के अंदर में एक प्राइस एक्शन दिख रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे, बट एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल में एक फ्रेमवर्क में लेके आना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या हम लोग एक है तो ये एक अम्ब्रेला, लेकिन हमको हर कंपनी को, हर सेक्टर को एक अलग तौले में इसको तोलना चाहिए, नहीं तो हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो फटाफट एक काम करते हैं। देखिए, मैंने जितने भी ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, इन सब का लिस्ट को मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में डाल दिया। आपको चाहिए तो मैं आपको लिस्ट दे दूँगा इस वीडियो के नीचे में, ताकि आप कॉपी कर सकते हैं इस लिंक को और आप भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ कि ओपन नॉलेज हो, जिसको जो चाहिए दे दो। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली सभी का फ़ायदा होगा, और सबका फ़ायदा होगा तो हमारा तो फ़ायदा हो ही जाएगा, है ना? अब आप देखिए, कॉन्सेप्चुअली अपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। देखिए, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ डेफिनिटली भाग रहे हैं। जैसे ये कंपनी है एनएलसी इंडिया, ठीक है? अब एनएलसी इंडिया को एक बार मैं स्टॉकेज पे भी देखता हूँ, साथ में ट्रेडिंग में भी देखेंगे। एक-एक करके सब कुछ देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। विल गो वेरी, वेरी स्लो इन दिस, और थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा चल जाए, तो आप बुरा मत मानिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ये कंपनी पावर जनरेशन के अंदर है, ठीक है? और पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में ओवरऑल अगर आप सेक्टर के अंदर में देखें, तो अंदर चलते हैं और एक बार ब्रेथ स्टडी करते हैं कि ये पूरे सेक्टर के अंदर में क्या चल रहा है। देखिए, पूरे सेक्टर के अंदर में एक तेजी है। जब पूरे सेक्टर के अंदर में एक तेजी का माहौल है, तब ऑब्वियसली जो कंपनीज़ नहीं चली हैं, उनका चलने का पोटेंशियल बन जाता है, करेक्ट? बिकॉज़ सेक्टर के अंदर में हमेशा जो मोस्ट एफिशिएंट कंपनी होगी, वो पहले चलेगी, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट एफिशिएंट होगी, वो चलेगी, और लास्ट में जो खच्चड़ कंपनी है ना, वो भी चलेगी, बिकॉज़ सेक्टर चल रहा है, तो सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार अपने ओवरऑल देख लेते हैं कि सेक्टर में के अंदर सबसे बड़ा कंपनी है एनटीपीसी, फिर अडानी ग्रीन, फिर पावर ग्रिड। अब इनका अगर मैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखूं, मतलब हिस्टोरिकल जो अर्निंग हुई उसके मुकाबले इनका वैल्यूएशन क्या है, तो एनटीपीसी 13 का पी, अडानी ग्रीन 177 का पीई, पावर ग्रिड 13 का पी, अडानी पावर 9 का पी, अडानी एनर्जी 92 का पी, टाटा पावर 29 का पी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 45 का पी, एनएचपीसी 15 का पी। तो ऐसे करके हम अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को भी देखें, तो हमको एक आइडिया लग रहा है कि मोटा-मोटी इस सेक्टर के अंदर में जो एफिशिएंट और अच्छी कंपनीज़ है, उनका पी बहुत हाई है और वो शायद फ्यूचरिस्टिक काम कर रही है, जैसे अडानी वगैरह फ्यूचरिस्टिक काम कर रही है, और जो पुरानी कंपनीज़ है, जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ है, उनका रिलेटिवली पी कम है। इनफैक्ट अगर मैं सब डेटा को एक साथ लगाऊँगा ना, तब मुझे समझ में आएगा कि कौन-सी कंपनी कम पी डिज़र्व करती है, कौन-सी कंपनी ज़्यादा पी डिज़र्व करती है। क्योंकि अगर आरओई अच्छा है और कंपनी का अर्निंग ग्रोथ है, तो फिर हाई पी तो डेफिनिटली वो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी। तो ये अब इस सेक्टर का मेरे को एक मोटा-मोटी नंबर देख के एक आइडिया लग गया, ठीक है? अब अपने चलते हैं इस कंपनी पे जिसका नाम है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। अब एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो है, इसका मार्केट कैप क्या है? कहाँ गई कंपनी? एक बार ढूँढ लेते हैं, या इसका मार्केट कैप है, ये यहाँ पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इसका मार्केट कैप है या इसका मार्केट कैप है तकरीबन 26,000 करोड़, ठीक है? इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल अगर हम देखें, तो 13 का पी में ट्रेड कर रहा है। इसकी आरओई देखें तो 9 का आरओई है। आरओसी देखें तो 8 का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल एफिशिएंट बिज़नेस नहीं बनाया गवर्नमेंट ने, ठीक है? इसका अगर हम पेग देखें, व्हिच इज़ पी बाय मतलब जो पी, सॉरी, जो पी है और ग्रोथ है उसके बीच का रेशियो देखें तो 1.1 है, व्हिच इज़ नॉट बैड। अच्छा, अब अंदर चलते हैं इसके अंदर में, और इस कंपनी के अंदर में जो ग्रोथ हुआ है, उस ग्रोथ को पिक्चोरली समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गो टू द फाइनेंशियल्स, और इसमें रिजल्ट्स के अंदर में जाके अपन लोग देखते हैं कि क्वार्टरली के बेसिस पे क्या कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ है। तो आप देखो, ये 3,000 करोड़, 2700, 3,000, 3,800, 3,400, 3,600, 5,000 करोड़, 3,300 करोड़, 3,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी जो है, वो ऐसा कोई ताबड़तोड़ ग्रोथ नहीं कर रही है कि अचानक से उसका डिमांड जनरेट हो गया। हाँ, सस्ती ज़रूर है, लेकिन ग्रो नहीं कर रही। बराबर समझ गए आप बात ये? अगर हम इसका पैट देखें, हो सकता है कि सेल्स ग्रोथ ना हो, बट रेवेन्यू में ग्रोथ हो, तो अचानक से इसके अंदर में एक पैट ग्रोथ दिख रहा है इस क्वार्टर के अंदर में। अगर मैं साल का डेटा देखूँ, तो साल के अंदर में ये तो देखिए जो सितंबर क्वार्टर गया, उसका डेटा हमने इसमें डाला हुआ है। बट अगर मैं साल का ग्रोथ देखूँ, तो पैट के अंदर में डेफिनिटली एक ग्रोथ दिखा है, और सेल्स के अंदर में उतना ग्रोथ नहीं दिखा है। इसका मतलब कहीं न कहीं इस कंपनी में या तो कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ी है, या कोई न कोई स्पेशल आइटम होगा जिसके कारण में इसका पैट के अंदर में ग्रोथ हुआ है।
तो अगर मैं ओवरऑल इस सेक्टर के पॉइंट ऑफ से देखूँ, तो क्या ये कंपनी में मुझे ऐसा कुछ नज़र आया कि ये कंपनी घनघोर तेज़ होनी चाहिए? अगर आप क्वार्टरली रेवेन्यू यहाँ पर भी देखें, जो ट्रेडिंग में मैंने डाल रखा है, ये रेवेन्यू और ये एबिटा मार्जिन वगैरह देखें और प्राइस बाय बुक और पी रेशियो देखें, तो ऑल्दो ये 15 का पी में ट्रेड कर रहा है, ये इतना ही पी में ट्रेड कर रहा है, बट हिस्टोरिकली ये कंपनी जो है, वो मोटा-मोटी इसी 15 से 20 के पी में ट्रेड कर रहा है, तो महँगा नहीं है। और पावर जनरेशन ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, तो मेरे लिए हो सकता है बिकॉज़ ये अपने जुलाई 2010 के मंथ के हाई को ब्रेक किया है, तो चांसेस है कि ये अपना मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। तो ऑलरेडी ये यहाँ से 165 से ऑलरेडी 160 से 200 का लेवल, तो आइडियली इसका सबसे अच्छा लेवल क्या था? जब ये ब्रेकआउट दे रहा है ना, तभी सबसे अच्छा लेवल है इसमें घुसना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे फेवरेबल है। सिमिलरली अब अपने दूसरे कंपनी में देखते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब देखिए इसके अंदर में क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ कितनी अच्छी है, एबिटा मार्जिन अच्छा है, प्राइस बाय बुक काफ़ी हाई हो गया और पी रेशियो जो है वो मोटा-मोटी अभी 8 के करीब है, व्हिच इज़ नॉट अ बैड। तो ये स्टॉक जो है, ये डेफ़िनेटली तेज़ है और शायद और तेज़ रहेगा। अब इसमें एंट्री कैसे करें? देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये कि एक बार आप ये सब स्टॉक को मिस कर जाएँ, आइडियली देखिए एंट्री कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, बट आपने मिस कर दिया तो आप क्या करेंगे? जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है ना इस तरह का, इसका प्रोपेंसिटी होता है कि एक बार ऊपर जाता है फिर करेक्ट करता है और करेक्ट करके वापस नीचे एंट्री देता है, ठीक है? ये मंथली चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। एक बार इसी स्टॉक को हम वीकली और डेली के अंदर में भी देखें पावर फाइनेंस को, तो चांसेस क्या होगा कि आपको डेली के अंदर में ये मौका देगा एक बार एंट्री करने के लिए। तो ये अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ये जेन्युइनली तेजी का स्टॉक है जो कि लग रहा है, तो ये ऊपर जाके हल्का-सा यहाँ करेक्ट करेगा और मोस्ट लाइकली ये प्रीवियस स्विंग लो है ना, उसके पास से ये वापस घूम जाएगा। तो फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव, व्हाई इज़ दिस कंपनी बाइंग? बिकॉज़ इसमें फंडामेंटल्स जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंपनी एक्सपेंसिव हो गई है, लेकिन जो पुराना प्राइस है, इसको देख के हम एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली हमको एक व्यू बनाना चाहिए कि अगर मुझे इसमें पोज़ीशन डालना है, तो मैं इसको स्टैगर्ड वे में डालूँगा रादर देन एक प्राइस पे पूरा स्टॉक को इन्वेस्ट कर दूँगा। सिमिलरली और स्टॉक देखते हैं, एमएसटीसी लिमिटेड, इसका क्या स्टेटस है? देखिए, ये कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, एकदम भी रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, वही फ्लैट रेवेन्यू है। एबिटा मार्जिन पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव से, महँगा हो गया। ये ब्रेकआउट दिया है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। हो सकता है कि ये स्टॉक चल जाए, बट कम से कम मेरे को एक अपने लेवल पे फ़िल्टरिंग डालनी चाहिए कि मेरे को किस टाइप के स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है और किस में नहीं पार्टिसिपेट करना है। मेरा मानना है कि अनटिल अनलेस आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर में कोई रीज़न से रेवेन्यू ट्रिगर्स आ रहे हैं और वो कैसे पता लगता है? वो फंडामेंटल्स के थ्रू ही पता लगता है, टेक्निकल से नहीं पता लगेगा। जैसे सेल है, सेल के अंदर में आयरन एंड स्टील का स्टोरी बहुत इंटैक्ट है, इंडिया में स्टील का डिमांड बढ़ रहा है, ग्लोबली बढ़ रहा है। ऑब्वियसली थोड़े चैलेंजेस है चाइना के अंदर में भी, बट आई थिंक दोज़ आर challenges which will धीरे-धीरे पैरी ऑफ बिकॉज़ इंडिया एज़ एन एक्सपोर्ट नेशन धीरे-धीरे इमर्ज कर रहा है, तो सेल बीइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पीएसयूज़ इंटो दिस डोमेन, हो सकता है यहाँ से ये तेज़ हो जाए और ये मंथली चार्ट के अंदर में ब्रेकआउट दिया है, रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन भी बेटर होने की कोशिश कर रही है, वैल्यूएशन के अंदर में बहुत कम्फर्ट है बिकॉज़ पी जो है वो इतना महँगा नहीं है, तो इसको देखा जा सकता है। तो बेसिकली पॉइंट ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हर स्टॉक को आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे इवैल्यूएट करना होगा और हर स्टॉक का जो इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज़ ऑफ सेक्टर, उसको भी समझना ज़रूरी है। हम लोग ब्लाइंडली किसी भी पीएसयू के अंदर में इसलिए पैसा नहीं डाल सकते क्योंकि वो पीएसयू है। हाँ, अभी थीम चल रहा है, आप घुसिए 10, 12, 15% का मूवमेंट मिल जाए, लेके निकल जाइए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको ऐसे पीएसयू में पैसा डालना है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, जिसका फंडामेंटल डेटा बैक कर रहा है, जिसका प्राइस एक्शन भी फंडामेंटल को कमेंसुएट कर रहा है, then I think you will be able to hold on to these PSUs which has very high potential। देखिए कुछ-कुछ मैं आपको दिखाता हुआ भी जा रहा हूँ कि कैसे ये सब स्टॉक्स के अंदर में बिकॉज़ रेवेन्यू सपोर्ट कर रहा है, along with a bit of profitability and valuation का कम्फर्ट है, इनमें पैसा डालना और इनमें ऐड करना पैसा ऊपरी लेवल पे, पीएसयू में बड़ा पैसा तभी बनेगा जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि ऊपरी लेवल पे हम अपना पोजीशन को ऐड कर सकें। ऑलराइट,
अब देखिए दोस्तों, फाइनली मैं आपको एक बात कंक्लूड कर देता हूँ कि पीएसयूज़ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये क्वेश्चन हमको नहीं पूछना चाहिए, वेरी ऑनेस्टली। बिकॉज़ पीएसयू एक अपने आप में बास्केट ज़रूर है, बट हर पीएसयू का एक अपना रीज़न है चलने का, अपना। जैसे पब्लिक सेक्टर पीएसयूज़ क्यों चल रहे हैं? बिकॉज़ क्लीनर बैलेंस शीट, अब आने वाले दिनों में बैंकिंग एक्सपेंशन और बेटर लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो चल रहे हैं। सिमिलरली रेलवे कंपनीज़ क्यों चल रहे हैं? एक्स, वाई, ज़ेड रीज़न से। तो ओवरऑल पीएसयूज़ को एक कैटेगरी में मत डालिए। Yes, you have to study baskets inside the basket so that you can actually truly evaluate कि क्या इस कंपनी में मैं पोजीशन बनाऊँ, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि पोजीशन बना रहे हो ना, तो आपको ऐड और करना पड़ेगा। आइडियली लॉस में एवरेजिंग नहीं करना है, प्रॉफिट जैसे-जैसे हो वैसे एवरेजिंग करते रहना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस गेम, और आप थोड़ा सेंसिबल तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। पीओसी की रैली बहुत अच्छी हो रही है। मुझे लगता है कि रैली थोड़ी और चलेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चलेगी, और समझदारी वही है कि सही स्टॉक के अंदर में आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। ऑलराइट, थैंक यू, गुड नाइट, एंड मैं हूँ बैंगलोर में, कल हमारा सेशन है बैंगलोर में, तो वहाँ ये सारी बातें भी करेंगे। अगर आप आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम, और मिलते हैं बहुत जल्द इस शनिवार के वीडियो के साथ में। स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड किया है इस बार अच्छा थीम पे, वापस से इन्वेस्टमेंट थीम पे वीडियो रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको पसंद आएगा, और बाकी वीकेंड वीडियोज़ तो चलते रहेंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।